नमस्ते। आईसीएसई क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दो किताब और उनके रचयिता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो दो किताब बहुत ही फेमस है। एक है धर्मशास्त्र और दूसरा है अर्थशास्त्र। धर्मशास्त्र को ये बताया जाता है कि मनु ने लिखा है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत कुछ व्याख्यान है, वो हम पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र को बताया जाता है कि कौटिल्य ने लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों किताबों में क्या लिखा है राजनीति के बारे में, चलिए वो पढ़ते हैं। जब हम मनु बोलते हैं तो एक व्यक्ति को हम नहीं पॉइंट आउट करते हैं। एक्चुअली जो हिंदू धर्म का जन्म है वो उसके जो स्टोरी लाइन है उसमें ये है कि ब्रह्मा से, जो हमारे अ, विश्व के सृष्टिकर्ता माना जाता है, उनसे मनु का जन्म हुआ था। और मनु से मानव का जन्म हुआ था। लेकिन मनु टोटल 14 है। और ये जो मनुस्मृति है, ये भी बहुत तरह तरह का उसका व्याख्यान मिला है, तरह तरह उसका किताब बहुत सारे मिला हुआ है। और लेकिन पहला जो किताब अंग्रेजों ने हिंदू धर्म के एक कोड के तरह उसको माना था, वो मनुस्मृति है। और सर विलियम जोन्स ने इसको पहली बार संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इंडिया में आते थे उनको ये पढ़ना जरूरी था, क्योंकि ये बताया जाता है कि जो भारतीयता है या भारतीय समाज और राजनीति का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो समझने के लिए हमको मनुस्मृति पढ़ना पड़ेगा, जो धर्मशास्त्र का मेन है। मनुस्मृति में टोटल 2058 श्लोक है, अ, जिसमें 58 श्लोक मनु लिखा है ये बताया जाता है। और बाकी 2000 श्लोक उनके शिष्य भृगु ने लिखा है। और ये जो मनुस्मृति जो किताब है, ये डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। एक बहुत ही ज्ञानी टीचर और उनके शिष्य के बीच का डायलॉग। आप याद करिए कि ग्रीक में भी जो प्लेटो का किताब है रिपब्लिक, वो भी सोक्रेटिस और उनके छात्रों को बीच में जो डायलॉग है उसके हिसाब से लिखा गया था। और मनुस्मृति भी ऐसे ही डायलॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें टोटल 12 अध्याय है। इसमें 12 मैं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ये 12 अध्याय नहीं मानते हैं, बहुत सारे अध्याय मानते हैं। लेकिन मेनली चार इसके सब्जेक्ट मटेरियल है। एक है कि विश्व का कैसे सृष्टि हुआ, दूसरा है धर्म का सोर्स क्या है, तीसरा है कि चार जो सोशल क्लासेस है उसका क्या धर्म है, और लास्ट में है कि कर्मा का जो कानून है वो, और रिबर्थ और फाइनल लिबरेशन और मोक्ष। अब जैसे पृथ्वी का कैसे सृष्टि हुआ, हर धर्म ग्रंथ में वो चीज रहता है, आपको पता होगा। उसके बाद सोर्स ऑफ धर्म, धर्म का मतलब यहाँ पे जो धारण करता है वो है। ध्री से जो संस्कृत वर्ड है उससे ये शब्द का उत्पत्ति हुआ है, जो हम लोग इंग्लिश रिलीजियन बोलते हैं, और वो धर्म नहीं होता है। हिंदू धर्म का मतलब है उसमें सिर्फ एथिक्स नहीं बताया जाता है या कुछ ज्ञान नहीं दिया जाता है, उसमें राजनीति और समाज, सारे जो कानून है वो लिखा रहता है। और मनुस्मृति को आप लोगों को पता होगा कि अम्बेडकर जी ने उसको जला दिया था, क्योंकि बोला था कि कास्ट सिस्टम का जो मेन जड़ है वो मनुस्मृति है। एक्चुअली मनुस्मृति का मेन जो मकसद है वो है
सोसाइटी को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, और उसके लिए वो चार चीजों की बात करता है। अ, मतलब वर्णा वर्णाश्रम की बात करता है। उसमें चार वर्ण आता है और चार आश्रम आता है। तो चार वर्ण कैसे है कि जो काम जो करना चाहता है, जो पूर्ववर्ती जो वैदिक एज है, वहां पे जो लोग जो काम करना चाहता था, वो उसी को वो करने के लिए दिया जाता था। मानिए आपको, आप जब बड़े होने लगे तो आपको लगा कि आपको पढ़ना है, तो आप ब्राह्मण करार दिए जाएंगे। आपको लगा कि नहीं, आपको देश चलाना है या युद्ध करना है, तो आपको क्षत्रिय बता दिया जाएगा। आपको लगा कि आप बिजनेस करेंगे, तो आपको वैश्य का करार दिया जाएगा। और बाकी जो ऑक्युपेशनल ग्रुप्स है, उनको शूद्र बता दिया गया। लेकिन जो ला जो सेकंड वैदिक एरा है, या परवर्ती जो वैदिक एरा है, वहां पे क्या होता है कि ये बर्थ से बन जाता है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, ऐसे। आप एक वर्ण से दूसरे वर्ण में नहीं जा सकते। लेकिन मनुस्मृति के हिसाब से ये जो वर्ण का सिस्टम है, ये सोसाइटी को एक साथ रखता है, क्योंकि इससे सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आता है। और दूसरा है आश्रम। मतलब एक जिंदगी में आपको पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है, फिर आपको गारहस्थ जीवन का पालन करना है, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास। ये चारों आश्रम, और ये वर्णाश्रम जो है, ये होता है मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ मनुस्मृति। और वहां पे लॉ ऑफ कर्मा भी बोला जाता है, जिसको हम लोग कर्मफल बोलते हैं। अर्थात आप जो काम करेंगे उसका आपको उसका आपको फल मिलेगा। मानिए आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हैं, अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरा कर रहे हैं, अगर आप पाप कर रहे हैं, तो आपको बुरा फल मिलेगा। तो यही होता है कर्म फल। और रीबर्थ का भी बताया जाता है कि जब तक आपको मोक्ष नहीं मिलता है, मतलब फाइनल लिबरेशन, जब आपका फाइनल लिबरेशन हो जाएगा, आपका आत्मा जो है वो पृथ्वी छोड़ के भगवान के पास चले जाएंगे, तब आपका मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं होगा, मोक्ष आपको प्राप्ति नहीं होगा, जो परम ज्ञान बोला जाता है, तब तक आप पुनर् आपका आत्मा जो है वो एक शरीर त्याग करके दूसरा शरीर लेता रहेगा। सो ये है जो अध्याय है मनुस्मृति का, उसके मेन सब्जेक्ट मैटर। अब हम थोड़ा धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने धर्मशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर आपको बताया, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर है स्टेट क्राफ्ट और आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप एक राजा है, या फिर आप दूसरे गवर्नमेंट का पार्ट है, तो आपका काम कैसे आप करेंगे, आप देश कैसे चलाएंगे, वो अर्थशास्त्र में बता दिया गया। तो जो धर्मशास्त्र का मेन इंपॉर्टेंस है वो धर्म है। लेकिन अर्थशास्त्र का मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है दंड या फिर अर्थ। दंड का मतलब क्या है? दंड का मतलब होता है फोर्स। जैसे एक राजा का जो प्रतीक है वो है एक दंड, जो एक सोर्स ऑफ पावर बताया जाता है। तो उससे क्या होगा कि वो देश को अपने वश में रखेंगे। और अर्थ मतलब मेटेरियल गेन। ठीक है, तो दिस इज द मेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में धर्म से ज्यादा अर्थ को प्रायोरिटी दिया गया। धर्मशास्त्र में यह बताया जाता है कि धर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सोसाइटी को एक साथ रखता है। जैसे मैंने आपको कहा कि वर्ण के थ्रू और आश्रम के थ्रू वो सोसाइटी को इकट्ठा रखते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि अर्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है या दंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन, फोर्स, रेस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट और पनिशमेंट देता है। मतलब ये सब चीजों से वो राष्ट्र को एकत्रित रखते हैं। तो अगर हम धर्मशास्त्र का मेन ओरिएंटेशन देखें तो वो है लॉ एंड रिलीजियन, मतलब कानून एवं धर्म। लेकिन अगर अर्थशास्त्र का मेन हम सब्जेक्ट मैटर देखें या ओरिएंटेशन देखें, वो है इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिटिक्स। मतलब आप राज्य कैसे चलाएंगे और राज्य के क्या क्या ऑर्गन्स है, या गवर्नमेंट का क्या क्या मशीनरीज है।
अब हम थोड़ा कौटिल्य के बारे में समझते हैं। कौटिल्य का जो हिस्ट्री है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी नहीं है, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैंने एक हिस्ट्री चैनल में मूवी देख डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी अलेक्जेंडर का। वहां पे ये दिखा रहा था कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आने की कोशिश कर रहे थे, वो अ, इंडिया के एकदम दरवाजे तक पहुंच गए थे, जो जो एरिया है। तो उनको पता चला कि एक बहुत ही फेमस राजा है जो बहुत बलशाली है, वो है धनानंद। और उसके डर से अलेक्जेंडर फिर अंदर नहीं आए, उसके बाद वो कभी भी अंदर नहीं आए और मर गए। कुछ लोग अलेक्जेंडर और पुरु के स्टोरी भी बताते हैं, लेकिन मैंने कुछ हिस्ट्री किताब में भी देखा है कि अलेक्जेंडर धनानंद के डर के मारे इंडिया के अंदर नहीं आया था। अब अलेक्जेंडर के थोड़ा पीछे जाते हैं, तो अलेक्जेंडर किनका शिष्य है? अरिस्टोटल का शिष्य है। अरिस्टोटल किनका शिष्य है? प्लेटो का शिष्य है। और प्लेटो किनका शिष्य है? सोक्रेटिस का शिष्य है। मतलब जो मेन ग्रीक तीन फिलोसोफर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। उसके बाद चाणक्य का एंट्री होता है इंडियन पॉलिटी में, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि धनानंद के जो अ, कार्यकाल है, उस समय चाणक्य को उन्होंने बहुत अ, तिरस्कार किया था, दर्द दिया था। इसके भी बहुत सारे स्टोरीज है। जैन स्टोरी में कुछ बताया जाता है, बुद्धिस्ट स्टोरी में कुछ बताया जाता है, कश्मीरी स्टोरी में कुछ और बताया जाता है। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि धनानंद के समय ही चाणक्य को गुस्सा आया था धनानंद के ऊपर कोई कारण से, और वो देश छोड़ के चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने ट्रेन किया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आम आदमी से धनानंद को परास्त किया, राजा बन गए, और बहुत ही बड़ा पराक्रमशाली राजा बन गए। तो चाणक्य का जो पेन नेम है, मतलब चाणक्य का जो अर्थशास्त्र के समय उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र को वो खुद के नाम से नहीं लिखा, उन्होंने कौटिल्य के नाम से लिखा। क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अगर हम लिखेंगे तो ये भी हो सकता है कि चंद्रगुप्त वो मानने से इनकार कर दे या दूसरे राजा उसको ना माने। तो उसको एक छद्म नाम जिसको कहते हैं वो लिया, कौटिल्य, और उसी नाम से वो लिखा। लेकिन कब लिखा गया इसके बारे में बहुत सारे ओपिनियन है। अगर हम बड़े बड़े मतलब जो हिस्टोरियन है वो जो बोले हैं उस हिसाब से देखें तो 350 से 275 BC, बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब अभी 2024 चल रहा है, तो लगभग 2500 साल पहले आप मान के चलिए उनका ये लिखा गया था। और उनके जो ये अर्थशास्त्र है, इनका प्रभाव 1200 ट्वेल्थ सेंचुरी तक चला था। क्योंकि उसके बाद सुल्तान साम्राज्य का सूचना हुआ था इंडिया में, तो अर्थशास्त्र का प्रभाव कम हो गया था और वो डिसअपियर हो गया था। फिर से 1909 में, मतलब 1909 साल में ख्रिस्टाब्द में वो फिर से डिस्कवर किया गया और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। लेकिन अर्थशास्त्र में टोटल 15 बुक टाइटल्स है, 150 चैप्टर्स है, 180 टॉपिक्स है। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर लिखा गया है उसमें हम मेकियावेली के प्रिंस जो किताब है उसका थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन देखते हैं, जो 1523 में लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। जो हॉब्स लॉ ऑफ रूसो ने, अगर हॉब्स का टाइम स्टार्ट का माने तो 1588 और रूसो का एंड टाइम माना तो 1778 तक लिखा गया था। रियलिज्म जो मैकियावेली को भी माना जाता है कि रियलिज्म, लेकिन रियलिज्म जो इंटरनेशनल में आया वो 1948 में हांस मॉर्गन्थु ने पहली बार लिखा, पॉलिटिक्स अमंग्स नेशन, और उसमें लिखा गया। और
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम ह्यूमन सिक्योरिटी की भी बात पाते हैं, सोशल सिक्योरिटी की बात पाते हैं, जो 1994 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट रिपोर्ट में पहली बार लोगों के सामने आया। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो सारे वेस्टर्न थियोरी हम लोग पढ़ते हैं, जो यूरोपियन रेनेसा के समय से लिखना शुरू हुआ, वो इंडिया में आज से 2000 या 2500 साल पहले ही लिखा गया था। तो हम लोग गर्व से बोल ही सकते हैं कि आज जो इंडिया बोलता है, कल वो विश्व बोलता है। अब चलिए पढ़ते हैं कौटिल्य के बारे में। जैसा मैंने आपको कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का थोड़ा रिफ्लेक्शन हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम क्या बोलते हैं कि राजा कोई भगवान से पावर पाके नहीं आया है। लोग ही एक व्यक्ति को राजा चुन के उनको अपना फुल अथॉरिटी दे दिया है, अ, क्योंकि वहां पे बहुत ही एक खराब हाल था। तो इनसिक्योरिटी से बचने के लिए लोगों ने राजा को चुना। और ये चीज धर्मशास्त्र में भी है और अर्थशास्त्र में भी है। अर्थशास्त्र में इसको मात्स्यन्याय कहते हैं। मात्स्यन्याय का मतलब होता है कि जब बड़ा मछली जो है वो छोटा मछली को खा लेता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं संस्कृत में मात्स्यन्याय। तो मात्स्यन्याय अवस्था क्या है कि जो स्टेट ऑफ नेचर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, वही हम मात्स्यन्याय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर था मतलब बहुत ही खराब एक इनसिक्योर हालत था। और क्या हुआ कि लोगों ने राजा को अपॉइंट किया। आप सोचिए, जो चीज हम लोग 1500 या 1600 शतक में यूरोप में देखते हैं, वो चीज आज से 2500 साल पहले कौटिल्य लिख के जा रहे हैं कि लोगों ने राजा को अपॉइंट किया। राजा खुद से नहीं अपॉइंटेड हुआ। और किन को अपॉइंट किया? वैश्यक मनु, जो सूरज का बेटा है, ठीक है, लेकिन वो सुपीरियर था। क्यों? क्योंकि वो गॉड से प्रेरित हुआ था। ठीक है, तो लोग अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान के थ्रू आ रहा है, तो इसलिए वो सुपीरियर है। और हमेशा अर्थशास्त्र में राजा को कभी भी गणतांत्रिक अवस्था के बारे में बताया नहीं गया। जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल कोई भी गणतांत्रिक अवस्था को सपोर्ट नहीं करते थे, कौटिल्य भी नहीं करते थे, और वो मोनार्की को अच्छा मानते थे। तो और राजा को ये मानते थे कि वो हमेशा भगवान की तरह पावरफुल होगा, कोई भी उनके काम से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो जो लोग हैं वो मास्टरनाइज से बच के जो राजा को चुना, अपना ऑथोरिटी दे दिया, अपना कर्तृत्व दे दिया, उसके बदले वो क्या बोला कि राजा हमें सुरक्षा देगा, उसके बदले हम राजा को टैक्स देंगे। ठीक है, टैक्स में क्या देंगे? टैक्स में हम जो फसल उगाते हैं उसका 1/6 देंगे, और जो हमारे सामान है उसका 1/10 देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौटिल्य ने ये भी पूरा लिख के रखा था कि कितना टैक्स किसको देना है, और कितना प्रॉफिट तुम कर सकते हो। ये सब कुछ अर्थशास्त्र में डिटेल्स में लिखा हुआ है। तो टैक्स हम देंगे राजा को, और उसके बदले में राजा हमारा सुरक्षा करेगा। लेकिन सुरक्षा में आप देखिए, सिर्फ फिजिकल सुरक्षा की बात नहीं हो रहा है। मतलब आ, एक तो ऑब्वियसली जो बाहर के जो शत्रु है उनसे हमें राजा डिफेंस देगा। उसके बाद वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी। और उस लॉ एंड ऑर्डर में वो ये भी बोल रहा है कि महिलाओं का सेफ्टी देगा, और जो हमारे प्रजा है उसकी जो संपत्ति है उसको भी रक्षा करेगा। उसके साथ साथ आप देखिए, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा नेचुरल कैलामिटी से, मतलब जो प्राकृतिक दुर्योग होता है उससे भी हमें बचाएगा। अब ये प्राकृतिक जो कैलामिटीज है, इसका क्या क्या, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, आप देखिए, आग से, फ्लड से,
एपिडेमिक से, फेमिन से, और चूहों से, सांप से, और शेर से, इवन एविल स्पिरिट से। मतलब राजा हमें भूतों से भी रक्षा करेगा। अब देखिए, जैसे राजा टाइम टू टाइम यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, वो भूतों, मतलब भूत मतलब क्या होता है, जो भगवान है उसके ऑपोजिट, मतलब शैतान। वो शैतान से अपने देश को और प्रजा को बचाने के लिए ये सारे यज्ञ करते थे। और उसके साथ साथ कौटिल्य ने ये भी लिखा कि राष्ट्र जो है वो असिस्टेंस देगा डेस्टिट्यूट को, मतलब जिसका कुछ नहीं है, प्रेग्नेंट वीमेन को, न्यूली बोर्न चिल्ड्रन को, ऑर्फन को, एवं एजेड पीपल को। अब देखिए, जो वेलफेयर स्टेट में हम बोलते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में, कि एक राष्ट्र जो है वो बच्चा से लेके बूढ़े तक जो कमा नहीं पाता है उनको सोशल सिक्योरिटी देगा। वही सोशल सिक्योरिटी की बात या ह्यूमन सिक्योरिटी की बात हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो डिफेंस का मतलब सिर्फ शारीरिक सुरक्षा नहीं होता है, या अस्त्र लेके देश का बॉर्डर को सेफ रखना नहीं होता है। वो सोशल सिक्योरिटी को, नेशनल कैलामिटी को भी, से भी सुरक्षा को कौटिल्य ने ऐड किया है। अब प्रिंस एंड द स्टेट के बारे में कौटिल्य क्या बोलते हैं? राजा को स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे आपको आपने प्लेटो वगैरह में भी देखा होगा कि राजा कैसा होना चाहिए, इसका डिटेल एक डिस्क्रिप्शन है। यूरोप में हम देखते हैं कि मिकियावेली पहली बार राजा के बारे में बहुत अच्छे से लिखता है। कौटिल्य उतने साल पहले ही राजा कैसा होना चाहिए बहुत अच्छे से लिख दिया था, कि वो स्ट्रांग होना चाहिए एंड डिसिप्लिन होना चाहिए। और स्टेट कैसा होना चाहिए? पेटर्नल इन कैरेक्टर एंड बेनिवोलेंट इन स्पिरिट। मतलब वो, जैसे हम बोलते हैं ना, माई बाप, तो राजा या फिर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो एक पिता के माफिक रक्षा करेगा एवं दया दिखाएगा। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट। वो काम क्या करेगा, मेन फंक्शन उसका क्या होगा? हमारा जो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको रक्षा करना। और मोनार्की, हमेशा मैंने जैसे कहा कि वो डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ थे, वो मोनार्की को या राजतंत्र को सपोर्ट करते थे। वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड पब्लिक राइट्स का कस्टोडियन होगा। मतलब वो खुद दखल नहीं कर देगा, वो प्रॉपर्टर, वो उसका वो मालिकाना वो नहीं पाएगा, वो जस्ट कस्टोडियन, उसका रक्षक होगा। और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है? जहाँ पे प्रॉपर एडुकेशन हो और सेल्फ कंट्रोल हो। आप देखिए एडुकेशन का कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो बार बार हम ग्रीक हिस्टोरियन के राइटिंग्स में भी देखते हैं कि राजा हो या प्रजा, प्रॉपर एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और खुद को रक्षा करना, जो हम गांधी जी के भी ओपिनियन में पाते हैं कि सेल्फ रूल होना चाहिए, मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, वो गुड एडमिनिस्ट्रेशन में वो कायम किया जाएगा। स्टेट कंट्रोल किसमें रहेगा? सब चीजों में। आप देखिए ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन में, आप जैसे मानिए कोई अगर बहुत ज्यादा बीमार हो रहा है, जिसका जान जा सकता है, तो चिकित्सक जो उसका चिकित्सा कर रहा है वो राजा को बताएगा कि ऐसे बीमारी है। और अगर वो रोगी मर जाए तो राजा उस चिकित्सक को बहुत कड़ा दंड भी देगा। तो आप देखिए आज भी ये शायद है नहीं कि हम लोग, वैसे तो बहुत सारी जगह पे देखते हैं कि रोगी मर जाता है तो लोग जाके जो डॉक्टर्स चेम्बर होता है या हॉस्पिटल होता है वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन ये चीज एकदम राजा की तरफ से नियम से लागू हो गया था कि हर रोगी का जो प्राण है वो चिकित्सक को उसको बचाना है, और राजा तय करेगा कि चिकित्सक ने अपने काम पे कोई प्रॉब्लम किया है कि नहीं। और प्रोस्टिट्यूट, इवन प्रोस्टिट्यूट का जो काम है वो भी राजा निगरानी में रखता था, सारे कामों को राजा निगरानी में रखता था। और रेट ऑफ टैक्स, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये तीनों राजा डिसाइड कर देता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो बहुत मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं। और इवन हाईवे में वो पिलर भी बैठाता था, ताकि जो जर्नी कर रहा है, जो रास्ते से चल रहा है, उनको सुविधा है। मतलब आप देखिए कि कितने जो मॉडर्न एम्यूनिटीज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट का, वो उस समय के राजा को कौटिल्य
पालन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन एक चीज जो मेकियावेली ने कहा था वो चीज अर्थशास्त्र में कहा गया जो धर्मशास्त्र में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र में पॉलिटी और एथिक्स को एक साथ मिलाया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ये कहते हैं कि एथिक्स पॉलिटी में इम्पोर्टेंट नहीं है। जब जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरत पड़े, तो हम फ्रॉड भी कर सकते हैं और स्पाइंग भी कर सकते हैं। वो मॉरल नजरिए से ठीक नहीं है, नैतिकता के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन हमको अगर जरूरत पड़े राष्ट्र के प्रयोजन में या अ, लोगों के जरूरत में, तो हम ये कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंस एंड स्टेट। उसके बाद वो राजनीति शास्त्र की पाठ पढ़ाते हैं। राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस। और उसमें वो, आप देखिए जैसे आप जब अगर प्रिंस पढ़ेंगे तो मेकियावेली ने बोलता है कि एक प्रिंस को एक लायन की तरह करेजियस होना चाहिए और एक फॉक्स की तरह क्लेवर होना चाहिए। बस दो ही वर्चू की बात करता है। लेकिन अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 20 वर्च्यूज की बात किया था, 20 वर्च्यू की बात किया था, जिसमें वो लायन, क्रेन, कॉक, क्रो, डॉग, डंकी सबसे सीखने की बात किया था। आप देखिए जो हमारे पंचतंत्र के जो किताबें हैं वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आर्ट के एनिमल्स है, जिससे इकोलॉजी का भी ज्ञान लोगों को मिल जाता है, वो आके हमें ज्ञान दे रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इनके जो मैनरिज्म है या इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कितने अच्छे से कौटिल्य ने या कौटिल्य के पहले, कौटिल्य राजनीति शास्त्र की ये 20 वर्च्यूज दिए थे ऐसा नहीं है। उस समय ये सारे शायद वहाँ के जो लिखित रूप में जो किताबें मिलता था वहां पे मौजूद था, लेकिन कौटिल्य ने का श्रेय इसलिए है कि उन्होंने सबको एक साथ करके एक खुद का जो इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी है या इंटेलेक्चुअल चिंतन है उसको एक साथ करके उन्होंने इकट्ठा उसको किया। तो आप देखिए कितने अच्छे से उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि एक लायन जैसा करता है वैसा करना चाहिए, एक क्रेन जैसा करता है वो करना चाहिए, कॉक जैसे करता है वैसा करना चाहिए। जैसे मुर्गा देखिए हमेशा सही समय पे उठता है। आप देखेंगे कि सुबह जब होता है तो मुर्गे के जो धनी है उससे सबका मतलब आवाज से उसका नींद टूटता है, तो वो हमेशा सही समय पे जागता है, फाइट करता है। ऐसे ही क्रो का आप देखिए सारे जो ओपिनियन है क्रो के बारे में, कि क्रो के जो कैरेक्टर है, डॉग का जो कैरेक्टर है, डांकी, इवन डांकी आप देखिए हम लोग गधे मतलब गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते ऐसे गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डांकी और डॉग के कितने सारे देखिए अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कौटिल्य कहता है कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को सीखना चाहिए। उसके बाद उन्होंने गवर्नेंस के लिए या गवर्नमेंट के लिए सप्तांग थियरी बताया। सप्तांग थियरी ये बहुत ही प्रचलित थियोरी है, ये धर्मशास्त्र में भी बताया गया था, और हम लोग यूरोपियन जो वेस्टर्न जो थिंकर्स है उसमें भी हम ऑर्गन थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन सप्तांग थियरी कौटिल्य ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, जिससे हम एक गवर्नमेंट के क्या क्या मिशनरी है वो भी समझेंगे और उसके साथ साथ उनका क्या काम है वो भी समझेंगे। आप देखिए जैसे मॉडर्न स्टेट जो होता है उसमें हम सिर्फ चार उसके एलिमेंट्स को बताते हैं, लेकिन कौटिल्य बोल रहा है कि 7 एलिमेंट है और उसका क्या काम है वो भी बताते हैं। जैसे फर्स्ट जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो है स्वामी, मतलब राजा, जो हेड की तरह है। एक जो अगर हम एक राष्ट्र को एक बॉडी की तरह देखेंगे तो उस बॉडी में 7 जो ऑर्गन है, जो अंग है, उसमें से जो मस्तक है वो है राजा। अमत्त मतलब जो मंत्री है वो है उनके आंख। जो सूर्य है मतलब उनके जो मित्र है वो है उनके कान। जो कोश है मतलब उनके जो धन है, धन राशि है, ट्रेजर, वो है उनके माउथ मतलब मुंह।
उनके जो सेना है मतलब उनके आर्मी, वो है उसके ब्रेन। जो उसका दुर्ग है मतलब फोर्ट, वो है उनके बाहु मतलब आर्म्स। और उनके जो पूरा ये जनपदा है मतलब टेरिटोरी एंड पॉपुलेशन, वो उनके पैर है। तो हर जो देखिए सख्त अंग है, उसके क्या क्या काम है और उसका क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, वो इस सप्तांग थियोरी में हम समझ पाते हैं। उसके बाद हम दंड नीति को समझते हैं। जैसे पहले हम पुरुषार्थ को पढ़ते हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि एक मानव जीवन में हमें क्या लक्ष्य रखना चाहिए, मतलब हमें क्या अर्जन करने के लिए काम करना चाहिए। वो ये एक पुरुष का अर्थ जीने का मतलब। तो उसमें देखिए जो धर्म शास्त्र है उसमें उसमें भी ये चार बताया गया है, लेकिन उसमें धर्म को ऊपर रखा गया था। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि अर्थ सबसे ऊपर है, जिसका मतलब है मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मतलब सामान, मतलब पैसा बोलिए या गुड्स बोलिए या सर्विसेज बोलिए या कुछ भी, मतलब मेटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो। फिर है धर्म जो है रिलीजियस ऑर्डर, मतलब स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद है काम जो है सेंसुअल एंजॉयमेंट। फिर है मोक्ष मतलब फाइनल लिबरेशन ऑफ सोल। जैसे मैंने कहा कि आत्मा जब अ, पूर्ण रूप से पृथ्वी से चले जाते हैं, मतलब आत्मा जब शरीर छोड़ते हैं तो हम मृत्यु बोलते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा फिर से नया शरीर लेते हैं। लेकिन जब आत्मा पूरा शरीर पृथ्वी छोड़ के भगवान के पास चले जाते हैं तो उसको कहते हैं मोक्ष। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ या पुरुषार्थ, एक जीने का मेन लक्ष्य। लेकिन उसके बाद मानिए ये जो पुरुषार्थ है इसको हम कैसे अर्जन करेंगे, इसके लिए राजा क्या करेगा। राजा जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है, जो जिसको कंट्रोल करना चाहिए, वो कंट्रोल करेगा दंड नीति से। दंड नीति मतलब क्या है, यूज ऑफ फोर्स। ठीक है, दंड का मतलब है फोर्स, सिंबल ऑफ फोर्स। एक जो दंड होता है वो लाठी जिसको कहते हैं। दंड मतलब यहाँ पे पनिशमेंट नहीं है, एक लाठी है। तो उसका क्या पॉलिसी होना चाहिए, राजा क्या दंड नीति में क्या क्या देखेगा। एक देखेगा कि जो अर्जित नहीं हुआ है उसको अर्जन करना, एक्विजिशन ऑफ द अनएक्वायर्ड। फिर जो अर्जन हो चुका है उसको प्रिजर्व करना। क्योंकि ऐसा मानिए जैसे आपने मानिए 100 रुपया कमा लिया, फिर आपने 100 रुपया उड़ा दिया, तो फिर उस कमाने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। फिर ऑगमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व, मानिए आपने 100 रुपया का एक पेड़ लगा दिया या ऐसा कोई काम किया जिससे ये घर खरीद लिया जो आपका फ्यूचर के लिए भी काम आएगा। एक मानिए आप 100 रुपया का कुछ खाना भी खा के खत्म कर सकते हो पैसा, या फिर आपने कुछ बड़ा सा खरीद लिया जो आपका फ्यूचर के लिए काम आएगा। सो दैट इज ऑगमेंटेशन। और फिर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑगमेंटेड, मतलब आप अपने पास नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम सेवा की भी बात करते हैं, मतलब हम उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। मतलब एक राजा जो है जो कमा लेता है वो अपने पास नहीं रखेगा, वो जनता के बीच में उसको बांट भी देगा। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दंड नीति। अब ये तो हुआ इंटरनल मैनेजमेंट। अब एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए क्या करें, क्योंकि उस समय भारत में क्या था कि बहुत सारे छोटे बड़े राज्य थे और सारे राज्य जो है एक दूसरे को दखल करने के लिए सोचते थे। तो कौटिल्य ने ये बोला कि तुम जैसे इंटरनल पॉलिसी कर रहे हो अपने प्रजा के लिए, अपने खुद के लिए और अपने सरकार बचाने के लिए, ऐसे तुमको बॉर्डर बचाने के लिए भी, टेरिटरी बचाने के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। वो जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर विदेश नीति है उसको मंडला थ्योरी कहते हैं। मंडल का मतलब होता है सर्किल। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर्किल बना के समझाया कि कौन कहाँ पे है और किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो मेन जो सेंटर है, ये देखिए, ये सेंटर में कौन है, वो है विजिजिशु, मतलब जिसको जीतना है। ठीक है, जो राजा बनना चाहते हैं
या सम्राट बनना चाहते हैं, जो पूरे संसार को जीतना चाहते हैं, वो है विजय। विजय विश्व जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, मतलब विजय की इच्छा, मतलब जीतने की चाहत। ठीक है, तो वो है सेंटर में। अब उसके साथ जो बॉर्डर शेयर, एग्जैक्ट जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, एकदम इमीडिएट नेबर जिसको कहते हैं, वो है अरि, मतलब शत्रु। ये सारे देखिए संस्कृत शब्द है, अगर आप उसको समझेंगे तो आपको ये पूरा मंडला थ्योरी या कौटिल्य का अर्थशास्त्र या मनुस्मृति समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये जो योलो है, ये है अरि, मतलब उसके एकदम जो इमीडिएट नेबर है। ये जो देखिए, ये बॉर्डर है विजय विश्व का, और इसके जो इमीडिएट नेबर है वो अरि, मतलब शत्रु। ठीक है, अब मित्र कौन है? फ्रेंड और अलाई ऑफ विजय विश्व, मतलब अरि के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये है इनके मित्र। कैसे हुआ? अब देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी में हम लोग पढ़ते हैं, वो इतने साल पहले कौटिल्य ने कितने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, दोस्त का जो दुश्मन है वो दुश्मन होता है, लेकिन दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त होता है। कैसे? मानिए ये ए है, अरी, ठीक है, अब इसके साथ इमीडिएट बॉर्डर किसका? इसका है, विजय विश्व का, और मित्र का भी है, इसका। ठीक है, तो इसका भी ये शत्रु हुआ, इसका भी ये शत्रु हुआ। तो जब ये इस अरी का शत्रु जो हुआ, वो इसका मित्र होगा, राइट? तो ऐसे करके ये इसका शत्रु है, लेकिन ये इसका मित्र हो जाएगा। ठीक है, मित्र मित्र कौन है? जो इनके जो मित्र है। ठीक है, अरे मित्र मित्र मतलब जो अरी का फ्रेंड है। अब देखिए, ये है अरी का फ्रेंड। कैसे? अब जैसे इसका ये इमीडिएट नेबर है, तो इसका ये दुश्मन हुआ, इसका दुश्मन हुआ तो इसका भी दुश्मन हो गया, और इसका ये दुश्मन नहीं है, ये मित्र है, तो इनसे इनका भी दुश्मन ये हो गया, इसका भी दुश्मन ये हो गया। आप देखिए, जैसे फॉरेन पॉलिसी में हम लोग जो पॉलिशन की बात करते हैं या सिक्योरिटी जो ब्लॉक की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, फिर क्या है? पर्सनल ग्रह, मतलब जो विजय विश्व का रियल एनिमी है, मतलब इधर जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है अरी, और इधर जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है पश्चिमा ग्रह। वो भी शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो आपका इमीडिएट बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन होगा? ये आपका मित्र हो जाएगा, अक्षंदा असरम। ठीक है, क्योंकि ये आपका बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, ये इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो ये इसका शत्रु हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा, राइट? फिर ये जो है, ये कौन होगा? ये है आक्रंदा असारा। ठीक है, ये भी जो है आपका मित्र हो जाएगा, क्योंकि ये इसके शत्रु है। और दो जो अनइम्पोर्टेंट राज्य है, वो है मध्यमा और उपासना। मध्यमा का मतलब होता है जो इंडिफरेंट किंगडम है, ठीक है, और उपासना का मतलब होता है न्यूट्रल किंगडम। अब यहाँ पे जो मैप ड्रॉ किया गया है वो अलग ड्रॉ किया गया है, लेकिन हम लोग जब बफर स्टेट का थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब मानिए फॉर एग्जांपल भूटान को कभी या नेपाल को कभी फ्रेंच या ब्रिटिश ने कॉलोनी नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि नेपाल और भूटान का जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है वो बफर स्टेट का काम करता था। मतलब दो जो शक्तिशाली राज्य होता है उसके बीच के जो छोटा सा बहुत ही, आप जिसको कहते हैं बिना दांत और जो मतलब बिना शक्ति का जो एक छोटा सा एरिया रहता है, जियोग्राफिक टेरिटरी, लेकिन इंडिपेंडेंट रहता है, उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया जाता है ताकि वो नेचुरल जियोग्राफिक बाउंड्री का काम करे, जिसको हम लोग बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये जो मध्यमा है ये इंडिफरेंट किंगडम है। इसको ये, क्योंकि ये ना तो इधर का है, ना शत्रु है, ना मित्र है, ये बीच का है, तो इसीलिए इसको छोड़ देने की बात कहा है। और दूसरा है उपासना।
जो है न्यूट्रल किंगडम, मतलब वो चाहे तो वो किसी के भी पार्ट बन सकता है, लेकिन वो न्यूट्रल मेंटेन करता है। जैसे आप म्यांमार को देख सकते हैं या बार्मा को, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोल्ड वॉर हुआ था वो न्यूट्रलिटी मेंटेन किया था। मतलब जैसे कोई बाइपोलर में कोई यूएस ब्लॉक ज्वाइन किया था, कोई यूएसएसआर ब्लॉक ज्वाइन किया था, इंडिया जैसे एक नॉन अलायंट पॉलिसी लिया था, लेकिन बार्मा ने या म्यांमार ने एक न्यूट्रलिटी लिया था कि हम किसी भी ब्लॉक में भी करेंगे, काम नहीं करेंगे, जो और हम पूरा कोई राजनीति में हमको कोई हिस्सा ही नहीं लेना है, जो इंटरनेशनल जो राजनीति है उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है। तो यही चीज जो है हम उपासना में जाते देखते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कौटिल्य ने ये बार बार बोला है कि मध्यमा और उपासना ये दोनों कभी भी खतरनाक हो सकता है। जैसे मानिए नेपाल और भूटान को आप देखिए, चाइना और इंडिया के बीच में वो बफर स्टेट है आज भी, लेकिन कभी वो नेपाल कभी चाइना की तरफ हो जाता है, चाइना से ज्यादा अपना सुविधा लेने की कोशिश करता है, कभी भारत से लेने की कोशिश करता है। और भारत भी हमेशा ये चीज नजर में रखता है कि वो चाइना की तरफ तो नहीं जा रहा है, और चाइना भी नजर में रखता है कि वो भारत की तरफ तो नहीं आ रहा है। तो कौटिल्य ने कहा है कि वैसे तो ये मध्यमा और उदासीना जो है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये उदासीन और मध्यम ये दोनों ही कभी भी खतरनाक बन सकता है। तो जो मध्यम वर्ग है या मध्यम देश है, उनको भी आप मतलब उससे इंडिफरेंट मत रहिए, और उदासीन जो है उससे भी आप मतलब इंडिफरेंट नहीं रहिए। उनको आप हमेशा अपने फ्रेंड बना के रखिएगा, ताकि जब जरूरत पड़े तो वो काम आ सके। महाभारत की जो लड़ाई हुआ था उसमें आप लोगों को पता होगा कि जो कौरव की जो ग्रुप है और जो पांडव ग्रुप है, वो बहुत सारे ऐसे मध्यम और उदासीन जो राज्य थे उनको अपना मित्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये तो गया फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी में क्या है कि मानिए आपने ये चिन्हित कर दिया कि कौन आपके शत्रु है, कौन आपके मित्र है, कौन आपके शत्रु मित्र कुछ नहीं है, लेकिन उनसे संबंध बना के रखना है। लेकिन आप बनाएंगे कैसे? मतलब आप आइडेंटिफाई तो राष्ट्र कर लिए कैसा कौन है, लेकिन उनके साथ आप डिप्लोमेसी या स्टेट का कैसे बनाएंगे, ठीक है, क्या क्या उपाय है। तो उसके लिए वो चार उपाय कौटिल्य बताते हैं। एक्चुअली ये चार उपाय मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, उनके नया कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरीके से बहुत सॉलिड वे पे उसको इलास्ट्रेट किया था। तो इन सब राष्ट्र में दो तरह का उन्होंने कहा है कि राष्ट्र हो सकता है। एक होता है कि बहुत शक्तिशाली है, और एक होता है कि बहुत दुर्बल है। मानिए आपका शत्रु शक्तिशाली भी हो सकता है, बहुत दुर्बल भी हो सकता है। तो जो शक्तिशाली है उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे, और जो दुर्बल है उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। तो उसके लिए वो शा, साम, दान, दंड और भेद, चार उपाय बताया है। तो जो शक्तिशाली है उसके लिए ये पहला दो एप्लीकेबल है, और जो कम शक्तिशाली है, जो दुर्बल है, उसके लिए दंड और भेद, ये दोनों एप्लीकेबल है। तो शाम में क्या है कि जिसको आप कभी भी बैटल फील्ड में लड़के नहीं अ, मार सकते, उसको आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करिए। उसको अपने इंटेलेक्ट से, अपने प्रभाव से, अपने मॉरल आइडिया से आप बोलिए कि युद्ध करना अच्छा नहीं है भाई, क्यों लड़ने जा रहे हो, या उनको दिखाइए कि अपना कितना बड़ा शक्ति है। और उसको आप, जैसे आप देखिएगा कि भारत जो है वो प्रजातंत्र दिवस में अपनी सेना का क्या शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हैं। सभी राष्ट्र ऐसे ही प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि देखो हमारे पास कितने ताकत है, ताकि वो जो दुर्बल या शक्तिशाली कोई भी हो उसको लड़ाई करने की चाहत ना हो, वो सोचेगा अरे भाई इसको तो लड़ाई करेंगे तो हम हार ही जाएंगे। सो दैट इज साम। उसके बाद है दान, ठीक है। तो जैसे मानिए आप को ढोकन पहले के जमाने में दिया जाता था, जैसे आपने कोई गिफ्ट भेज दिया कभी अपनी बेटी के साथ या बेटा के साथ, जो शक्तिशाली राजा है उनके बेटा बेटियों का शादी करवा दिया। तो ऐसे दान के थ्रू, या कोई टेरिटरी आपने भेंट कर दिया, छोटा मोटा जो कुछ आइलैंड है या कुछ है, या आपने कुछ उनको दान कर दिया। उसके बाद है दंड। जो वीकर कंट्रीज है, जो कम शक्तिशाली है, जो दुर्बल है, उसके लिए
दंड आप करिए कि उसको आप डरा के रखिए कि भाई तुम युद्ध करोगे तो तुमको तो मरना पड़ेगा। सो दैट इज दंड, यूज ऑफ फोर्स। और उसके बाद भेद, डिवाइड एंड रूल, जो ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे किया था इंडिया में। और बहुत सारे हम राष्ट्र नेता को देखते हैं कि डिवाइड एंड रूल करते हैं। उसमें क्या है कि मानिए बहुत सारे शक्तिशाली राजा है, उनके बीच में आप ऐसा करिए कि वो इकट्ठा हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल है। तो उनके बीच का जो लड़ाई है या उनके बीच का जो दंड है, उसको हमेशा बचा के रखिए कि वो हमेशा झगड़ा करते रहे अपने आप में, और वो कभी भी इकट्ठा होके आपके खिलाफ ना खड़ा हो जाए। सो ये चार जो उपाय है, उसके थ्रू ये जो अड़ी है या जो भी आपके दुश्मन है, उससे आपको मुकाबला करना है। तो यही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। नमस्ते।